नमस्कार। नमस्कार आप सभी को। नमस्कार। आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जीके के अंदर। हम देख रहे थे आमेर का इतिहास। एक बार थोड़ा रिपीट मार देता हूँ। आमेर का इतिहास हमने 2 पार्ट पहले कर लिए हैं, आज तीसरा पार्ट है। थोड़ा रिपीट मार देता हूँ, थोड़ा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आमेर का इतिहास। आमेर के ऊपर किस वंश का शासन था? तो इसके ऊपर कछवाहा वंश का शासन था। प्रारंभ में कछवाहे देखें तो भगवान राम के पुत्र कुश के वंश आगे चलकर क्या कहलाए? कछवाहा। प्रारंभ में इनका शासन था नरवर एमपी के अंदर। वहां से एक शासक हुआ तेजकर्णी या दुल्हे राय। उसने 1137 ईस्वी के अंदर राजस्थान में कछवाहा वंश की नींव रखी या कछवाहा वंश का शासन स्थापित किया 1137 ईस्वी में। इसमें आगे शासक हुआ पंजुन राय या पजवन, जो पृथ्वीराज चौहान के समकालीन था। इसके बाद में मैंने शासक बताया आपको कोकिल देव 1207 में आमेर की स्थापना करता है और आमेर को क्या बना लेता है? अपनी राजधानी बना लेता है। इसके बाद में एक शासक बड़ा रामदेव, जिसने कदमी महल बनवाया आमेर के अंदर। इसके बाद में हमने पढ़ा था पृथ्वीराज कछवाहा है, खानवा युद्ध में राणा सांगा की सहायता के लिए गया था। 12 पुत्र थे। होते होते इसके बाद में शासक जो बनता है, एक बार पूर्णमल बना था, फिर भीम सिंह बन गया था, रतन सिंह आस्करण जेठ दे दिया। ये सब कहानी आपको बता दी थी। इसके बाद में जो शासक बनता है वो था आपका भारमल। वह प्रथम राजा राजस्थान का, जिसने मुगलों के अधीनता स्वीकार की, प्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किए और प्रथम रियासत हो गई आमेर रियासत। इसके बाद में इसका पुत्र शासन करता है भगवंत दास, और फिर भगवंत दास के बाद उसका पुत्र शासन करता है, यानी राजा बनता है मान सिंह। मान सिंह क्या बनता है? आगे राजा बनता है। मान सिंह की बहुत बात है, बहुत सारी बातें हैं। लगभग 12 वर्ष की उम्र में मान सिंह क्या है? मुगल दरबार में चला गया था। यानी जब संधि के तहत संधि हुई थी मुगल और इन कछवाहों में, इनकी अधीनता स्वीकार की थी, तभी मान सिंह चला गया था दरबार के अंदर। मान सिंह का जन्म है 1550 में। मान सिंह का जन्म हुआ था 1550 में, और मान सिंह के दादाजी यानी भारमल ने अधीनता स्वीकार कर ली थी 1562 में। मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी 1562 ईस्वी के अंदर। तो 1562 ईस्वी में ही मान सिंह चला गया था अकबर के दरबार में अपने पिता भगवंत दास के साथ। 1562 ईस्वी में मान सिंह कहां चला गया? मुगल दरबार के अंदर चला गया था। मान सिंह का शासनकाल है, ये है 1590 से 1604 तक। 1590 से 1614 तक है। 4 में अकबर का 1614 तक, यानी लगभग देखें तो ये 62 में मुगल दरबार में चला गया था। मोटा मोटी देखें तो लगभग 50-55 वर्षों तक क्या किया इसने? मुगलों की सेवा, यानी सबसे लंबी मुगलों की सेवा, सबसे लंबी मुगलों की सेवा की है। सबसे लंबी अगर मुगलों की सेवा करने वाला कोई कछवाहा राजा है तो वो है मान सिंह। यानी 62 में चला गया था और लास्ट मृत्यु 1614 तक क्या करता है? ये मुगल दरबार में कार्य करता है और उनकी सेवा करता है। 2 मुगल बादशाह थे इसके समय। 2 मुगल बादशाहों की सेवा की। किस किस की सेवा की? तो एक आता है अकबर की, और नंबर 2 पर आता है जहांगीर। इन दोनों मुगल बादशाहों की सेवा की, अकबर की सेवा की और जहांगीर की सेवा की। होता यह है कि सबसे पहले इनकी मुलाकात कहाँ होती है? तो कुछ बताते हैं कि अकबर से मुलाकात हो गई थी रणथंबोर अभियान के ऊपर, कुछ कहते हैं कि चित्तौड़ अभियान के ऊपर। लेकिन अगर इतिहासकार की देखें तो वो कहते हैं कि इनकी मुलाकात हुई थी रतनपुरा में। रतनपुरा में
पहली बार अकबर की और मानसिंह की क्या होती है, मुलाकात होती है। इसके बाद में 1569 के अंदर 1569 के अंदर अकबर विजय करता है रणथंभौर को। तो रणथंभौर विजय के समय मानसिंह कहते हैं कि अकबर के साथ था, यानी सुरजनहाड़ा के विरुद्ध रणथंभौर विजय के समय मानसिंह क्या था, अकबर के साथ था और यहाँ पर अहम भूमिका निभाई थी रणथंभौर विजय के अंदर। इसके बाद में मैंने आपको बताया था गुजरात के अंदर मिर्जा विद्रोह हुआ था, वहां पर भी क्या है कि इसके पिता भगवान दास ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी और मानसिंह ने भी वहां पे बढ़िया काम किया था। तो ऐसे क्या अकबर के ध्यान में आ गए। तब अकबर ने कहा कि ये बच्चा बहुत काम का है, और अकबर ने क्या कर लिया, इसे अपने पास रख लिया, यानी इसे अपने ही दरबार में रख लिया। बोला कि ये जो बच्चा है ये आगे चलकर बहुत काम आएगा। बहुत वीर था, अपनी योग्यता साबित कर चुका था मानसिंह, पहले रणथंभौर में और बाद में गुजरात मिर्जा विद्रोह के अंदर। फिर अकबर क्या करता है कि मानसिंह को अपने दरबार में रख लेता है। इसके बाद अकबर मानसिंह को महाराणा प्रताप के पास भी भेजता है शांति अभियान के रूप में। वो आगे जहां महाराणा प्रताप पढ़ेंगे या सिसोदियों का इतिहास पढ़ेंगे वहां पर देखेंगे। हल्दी घाटी युद्ध भी वहीं पर करेंगे। 18 जून 1576 हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, वो बातें वहां पर करेंगे। इसके बाद में देखते हैं, तो ये बातें समझ में आ गई। इसके बाद में देखो मानसिंह को सर्वाधिक मनसब मिला था। मनसब एक प्रथा थी, मनसबदारी एक प्रथा थी जो मुगलों ने उज्बेकों से ली थी। मुगलों ने उज्बेकों से ली थी और मानसिंह यहाँ पर क्या है, कछवाए शासकों को मानसिंह दिया, कछवाए शासकों को सर्वप्रथम मनसब दिया गया था। सबसे पहले कहते हैं कि भगवान दास को दिया था 4000 का मनसब, और मानसिंह को अकबर ने दी थी पहले 5000 की मनसब, 5000 की मनसब। 5000 की मनसबदारी दी थी सबसे पहले मानसिंह को अकबर ने। और इसके बाद में इसे भेजा गया था काबुल अभियान पर। 3 अभियान पढ़ेंगे मानसिंह के पूरे। काबुल, एक फिर आता है बंगाल अभियान, और फिर आता है बिहार। नंबर 2 पर आ गया बंगाल और नंबर 3 पर आ गया बिहार, यानी 3 मुख्य अहम भूमिका रही है मानसिंह की। तो काबुल अभियान पर जाते समय, जब काबुल अभियान पर गया था 1590 में, काबुल अभियान जब राजा बना था तब दी थी इसे 5000 की मनसबदारी। और इसके बाद में 1605 में मरते मरते अकबर ये दी थी, राजा बना था 1590 में। राजा बनने के बाद 1590 में इसे 5000 की मनसबदारी देता है। और मरते मरते अकबर की मृत्यु हुई थी, उससे पहले अकबर ने क्या कर दिया था, इसे 7000 की मनसबदारी दे दी थी। 7000 की मनसबदारी कब दे दी थी, 1604 में। 1604 में इसे क्या कर देता है, 7000 की मनसबदारी दे देता है अकबर। यानी मुगल दरबार में सबसे ज्यादा अगर किसी ने मनसबदारी प्राप्त की तो वो मानसिंह था। अकबर के दरबार में 5000 से ऊपर मनसबदारी सिर्फ शहजादों को ही दी जाती थी। 7000 की मनसबदारी 2 ही लोगों को थी, एक था मिर्जा अजीज कोका और दूसरे थे मानसिंह। अब बात करते हैं काबुल की। तो काबुल के अंदर भेजा गया था मानसिंह को, काबुल के अंदर भेजा गया मानसिंह को। और यहां पर क्या था, गवर्नर रहा था 1581 से 87 तक मानसिंह सूबेदार रहा था। काबुल का सूबेदार मानसिंह रहा था 1581 से 1587 तक, यानी 6 वर्षों तक काबुल का सूबेदार रहा। काबुल में एक अकबर का एक भाई और था मिर्जा अजीज, या मिर्जा हाफिज नाम था उसका, मिर्जा हाफिज। उसने क्या विद्रोह कर दिया था और बोला कि बादशाह मैं हूं अकबर, बादशाह नहीं, आज से बादशाह अकबर नहीं है, बादशाह कौन है, मिर्जा हाफिज है। तो वहां पर भेजा गया था मानसिंह को, और मानसिंह ने वहां पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। जाते ही एक बार गया तो ऐसा गया कि 6 वर्षों तक वहीं पर रहा था सूबेदार बनकर। सूबेदार बनकर वहीं पर रहा था 6 वर्षों तक। जाते ही उसने क्या किया, मिर्जा हाफिज को हरा दिया और वहां से भगा दिया। और इसके बाद में वहां पर कबीले थे,
बहुत अच्छे तरीके से रहता है। मिर्जा हफीज को बहुत शानदार जीत थी। वहां पर क्या थी, कबीले थे और उन कबीलों को भी मान सिंह जीत लेता है। कितने कबीलों को जीतता है, 5 कबीले को जीत लेता है। जैसे आपने सुना होगा रोशनिया कबीला या यूसुफजई कबीला, ये कबीले थे वहां पर। तो ऐसे 5 कबीलों को मान सिंह जीत लेता है और उन कबीलों को जीतने के बाद, यानी 5 कबीले को जीतने के बाद आमेर का झंडा कैसा कर लेता है, पंचरंगा। आमेर का झंडा पंचरंगा कर देता है। पहले क्या था, आमेर का झंडा एक सफेद झंडा था। पहले सफेद झंडा था, यानी जो भगवान राम का झंडा था वही झंडा था इनका, भगवान राम के वंशज है। सफेद झंडा था पहले इनका, और इसके अंदर क्या थी, 6 टहनियों की झाड़ी थी। 6 टहनियों की झाड़ी थी, इसलिए इस वंश को बोला जाता है जाड़साई वंश। अगर कहीं भी जाड़साई नाम आए, जाड़साई जुत्ती आए तो वो समझ लेना आमेर की है, जाड़साई सिक्के आए तो वो भी आमेर के है, जाड़साई वंश आए तो वो कछवाया हो जाएगा। यानी जहां पर भी जाड़साई नाम आएगा तो वो समझ लेना आमेर से संबंधित है, कछवाओं से संबंधित है। क्यों, क्योंकि इनके पहले झंडे के अंदर क्या थे, झाड़ी का निशान था, 6 टहनियों की झाड़ी थी, इसलिए इन्हें क्या नाम जुड़ गया इनके साथ, जाड़साई। कालांतर में मानसिंह ने जब काबुल के अंदर 5 कबीलों को हराया तो पंचरंगा अपना क्या कर लिया, झंडा कर लिया। पंचरंगा अपना झंडा कर लिया और क्या कर लिया, 5 कबीलों को हरा दिया। अब काबुल में मानसिंह क्या क्या करता है वो चीज देखो। आमेर का झंडा पंचरंगा कर लिया और काबुल से एक चीज लाता है मानसिंह, जयपुर के अंदर काबुल से कला लाकर लेकर आता है, ब्लू पोट्री की। ब्लू पोट्री यानी पोटे हुए बर्तन, ब्लू यानी नीला रंग, यानी बर्तनों पर नीला रंग से कलाकृति करना क्या होगी, ब्लू पोट्री। और अकबर मानसिंह कहां से लाता है, काबुल से लाता है, लाहौर से, इधर से क्या लाता है, ब्लू पोट्री की कला लेकर आता है। मानसिंह का काबुल के अंदर बहुत ज्यादा खौफ हो गया था। वैसे अगर काबुल आज अफगानिस्तान देखें तो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील जगह है। वहां पर यानी मुगलों से लेकर अब तक अगर देखें तो कोई टिक नहीं पाया ज्यादा समय तक। अपने ही राजस्थान के 2 ही राजा ऐसे जो वहां पर टिक पाए थे, अच्छी शासन व्यवस्था संभाल ली थी। एक था राजा मानसिंह और एक थे जोधपुर के जसवंत सिंह, जो औरंगजेब के समय काबुल अभियान पर जाते हैं और वहीं पर उनकी मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन वो वहां पर क्या है, व्यवस्था अच्छे तरीके से कर लेते हैं। यानी काबुल को अगर कोई संभाल सका है तो वो 2 ही व्यक्ति थे, एक राजा मानसिंह और एक जसवंत सिंह। राजा मानसिंह और जसवंत सिंह जैसी व्यवस्था काबुल में आज तक कोई नहीं कर सका। मुगलों के भी बार बार वहीं पर विद्रोह होते थे। इसके बाद में देखिए अंग्रेजों ने बहुत ही यत्न कर लिए, जी जान का ताकत लगा ली, लेकिन काबुल के ऊपर अफगानिस्तान को अपने गुलाम नहीं बना पाए। इसके बाद में रशिया 1970-71 में बहुत ज्यादा प्रयास कर दिया था, लेकिन वहां से रशिया का निकलना मुश्किल हो गया था। रशिया का निकलना मुश्किल हो गया था, ऐसी व्यवस्था हो गई। 2003 से अमेरिका लगा हुआ है, लेकिन न निगलते बने न उगलते बने, ऐसी हालत हो गई अमेरिका की। यानी कि लगातार बमबारी होने के बाद भी वहां के लोग युद्ध के लिए तैयार रहते हैं, लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। बच्चा बच्चा रॉकेट लॉन्चर लेके घूमता है। ऐसी जगह काबुल, यानी बहुत ज्यादा लड़ाकू जगह है काबुल। तो वहां पर अगर नियंत्रण को स्थापित कर सका तो वो एक मानसिंह था या जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह थे, 2 ही बंदे थे। काबुल में तो ये तालिबान से आने से पहले काबुल के अंदर तो मान सिंह के नाम के रोड, मान रोड, मान पैलेस बहुत से थे। ये तालिबान आने के बाद वहां पर नाम चेंज हुए हैं, मान सिंह के नाम पर चेंज हुए हैं। और मानसिंह के लिए वहां पर तो एक अच्छा दुआ भी बोला जाता है कि मात सुनावे बाल का खौफनाक रणगात। मानसिंह के लिए बोला जाता है मात सुनावे बाल का खौफनाक रणगात, काबुल भूल्यो नहीं अजय वो खंडोवे हाथ। कि जब उनकी माता अपने बालकों को सुनाती है, वो युद्ध की वो बातें सुनाती है, जब मानसिंह ने वहां पर आक्रमण किया था वो बातें सुनाती है,
और काबुल आज तक यानी खांडा रखता थे, अपने साथ तलवार रखता था। मानसिंह की तलवार और मानसिंह के हाथों को आज तक भी काबुल भूला नहीं है। लगभग 6 वर्षों तक ये रहा था काबुल के अंदर, अच्छी व्यवस्था बना लेता है। इसके बाद अकबर इसकी पोस्टिंग वहां से उठाकर सीधा कहां कर देता है, बंगाल के अंदर। देखिए कहां काबुल और कहां बंगाल, यानी भारत के दूसरे छोर तक इसकी पोस्टिंग करता है। एक छोर से उठाकर दूसरे छोर पर इसकी पोस्टिंग कर देता है। बंगाल के अंदर क्या करता है ये, बंगाल में भी अच्छी व्यवस्था बना देता है। वहां पर बंगाल को 3 भागों में बांटता है। वीर मानसिंह, ये याद रखना, वीर मानसिंह बंगाल को किन 3 भागों में बांटता है, तो वीर, मान और सिंह। आगे भूमि लगाना है, वीर भूमि, मान भूमि और सिंह भूमि। इन 3 भागों में बंगाल को क्या है, बांट देता है, अच्छी शासन व्यवस्था स्थापित कर देता है। वीर भूमि, मान भूमि और सिंह भूमि बंगाल को 3 भागों में बांट लेता है। यहां पर क्या है, पूर्वी बंगाल एक जगह पड़ती है, पूर्वी बंगाल, जिसे वर्तमान में क्या बोला जाता है, बांग्लादेश बोला जाता है। यहां का एक राजा था केदार, शक्तिशाली राजा था। मानसिंह अटैक करता और क्या करता, हार जाता। मानसिंह अटैक करता और हार जाता, तो मानसिंह ने कहा कि पता लगाओ कि किस वजह से हम हार रहे हैं। अपनी युद्ध नीति अच्छी है, सेना बढ़िया है, फिर भी हार रहे हैं। तो किसी ने कहा कि इस केदार के पास एक माता है, और माता का नाम क्या है, शिला माता। माता का नाम क्या है, शिला माता। शिला माता नाम ऐसे है कि एक शिल के अंदर है, एक पत्थर के अंदर एक खुदी हुई मूर्ति है, तो इसे बोला जाता है शिला माता। तो किसी ने कहा कि इस शिला माता की अगर कोई पूजा करके युद्ध करे तो वो कभी भी युद्ध में पराजित नहीं होगा। अब मानसिंह ने कहा साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारेण, उस मूर्ति को यहां से हटाओ। मानसिंह ने विघ्न डाला इनकी पूजा में और फिर आक्रमण किया। मानसिंह युद्ध जीत जाता है और शिला माता को कहा ले आता है आमेर के अंदर। आमेर के अंदर शिला माता का क्या बनवाता है, मंदिर बनवाता है। तो मानसिंह ये मंदिर बनवाता है, थोड़ा आगे चलेंगे, और भी मंदिर बनवाए थे, थोड़ा ध्यान रखना। आमेर के अंदर मानसिंह क्या करता है, शिला माता का मंदिर बनाता है। शिला माता की मूर्ति कहां से लाता है, पूर्वी बंगाल के शासक केदार से लाता है। इसके बाद में देखिए वहां पर एक कस्बा बसाता है अकबर के नाम पर, अकबर नगर। अकबर नगर, अकबर नगर नाम का शहर बसाता है अकबर के नाम पर। इसके बाद में ये रहा था बिहार का सूबेदार। सबसे पहले काबुल का हो गया, बंगाल का हो गया, फिर हो गया बिहार का सूबेदार। बिहार का सूबेदार जब रहा था तब इसने उड़ीसा विजय कर ली थी। यानी बिहार के सूबेदार रहते हुए इसने उड़ीसा विजय कर ली थी। वहां पर नसीर खां और कतलू खां नाम के 2 व्यक्ति थे, जिसे पराजित करके मानसिंह ने क्या कर ली, उड़ीसा विजय कर ली। और जगन्नाथ के पुरी मंदिर यानी पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर भी इसने अधिकार कर लिया था। यानी वहां पर कर वगैरह हटा दिए थे। अगर आज भी पुरी का जगन्नाथ मंदिर मानसिंह के लिए क्या है, कृतज्ञ है कि उसने उसको आतंकियों के आतंक से छुटाया था। और वहां पर क्या इसका जीर्णोद्धार भी करवाया था, थोड़ा मंदिर की मरम्मत भी करवाई थी। इसके बाद में ध्यान रखना कि बिहार के अंदर बनवाता है रोहतासगढ़ में किला। रोहतासगढ़ में क्या बनाता है, किला बनवाता है। रोहतासगढ़ में किला बनाता है। बिहार के अंदर ही मानपुरा नामक क्या बसाता है, नगर बसाता है अपने नाम पर। अकबर के नाम पर बसाता है बंगाल में, और अपने नाम पर मानपुरा नाम पर कहां बसाता है, बिहार के अंदर। और यहां पर गया के अंदर महादेव जी का मंदिर बनवाता है।
गया बिहार में पड़ता है। यहाँ पर क्या करता है, महादेव जी का यानी भगवान शिव का मंदिर बनवाता है। अब देखिए, मानसिंह के लिए कहा जाता है कि ये जहां पे गया, इसने फिर बाद में आमेर आ गया था, थोड़ा मौसम सूट वगैरह नहीं हुआ था, तो आमेर में रहकर भी क्या है, बंगाल और बिहार की सूबेदारी संभाली थी। ये भी ध्यान रखना, बाद में आमेर आ गया था, मौसम वगैरह सूट नहीं हुआ, पानी सूट नहीं हुआ। तो मानसिंह के लिए कहा जाता है कि ये जहां पर भी जाता, इस बंदे को 200 की थे मान लो। एक तो क्या है, कहीं भी गया वहां पर मंदिर बनवाएगा, वहां से मूर्तियां लाएगा या यथासंभव स्थान पर क्या है मंदिर जरूर बनवाता था। और दूसरा क्या है कि जहां भी जाता, जिस भी राजा से युद्ध करता, लगभग मानसिंह के देखे तो इसने 67 युद्धों में भाग लिया था, छोटे मोटे 67 युद्धों में। और अगर हल्दी घाटी को छोड़ दें तो सभी भागों में, सभी युद्धों को इसने क्या किया था, जीतता था, सभी युद्धों को जीतता था, हल्दी घाटी को छोड़ दे तो। टोटल 67 युद्धों को विजेता, 67 युद्ध किए थे, लगभग सभी युद्ध जीते भी थे। तो इसकी एक खास बात थी कि जहां पर भी जाता वहां के राजाओं को हराने के बाद उनकी यहाँ पर शादी करता था, और एक वहां पर क्या मंदिर वगैरह बनवा के आता था। यानी जहांगीर तो अपनी किताब में लिखता भी है कि मान सिंह ने लगभग 1500 विवाह किए थे और प्रत्येक से 3 बच्चे थे। ज्यादा गुणा मत करना, दिमाग घूम जाएगा। वो मानसून क्या था, थोड़ा दारू पीने वाला था, छठा मास्टर हो, तो जरूरी हो सकता है कि उसने दारू पी के लिख दिया हो, शराब पी के लिख दिया हो। लेकिन मानसिंह जगह जगह शादियां बहुत करता था। कहते हैं कि मानसिंह के महल में अलग अलग भाषा बोलने वाली सभी रानियां अलग अलग भाषा बोलने वाली थी। तो सोचो वो खुद कितना विद्वान रहा होगा, तो उन सब से बातें भी करता होगा, तो किस किस भाषा में बातें करता होगा। और मानसिंह हर जगह मंदिर बनवाता था। तो इसने जयपुर के अंदर एक हनुमान मंदिर भी बनवाया था। इसके लिए कहा भी जाता है कि बड़े बुजुर्ग या पुराने लोग भी कहते हैं कि सांगानेर को सांगो बाबू, यानी सांगानेर जो इस बानमल के भाई थे, सांगा, पूर्णमल, भीम सिंह, रतन सिंह, ये मैंने आपको बताए थे। तो इन्हीं सांगा के नाम पर सांगानेर की स्थापना हुई थी, इन्हीं सांगा के नाम पर सांगानेर बसाया हुआ है। तो वो बाद में क्या हो गए, भूमिया जी बन गए थे, वीरगति को प्राप्त हो गए, तो बाद में भूमिया जी बनकर दोखने लगे थे उनको। तो उनके लिए कहा जाता है कि सांगानेर में सांगो बाबू, जयपुर में हनुमान, सीता माता लेकर आयो वो राजा मान। सांगानेर में सांगो बाबू, जयपुर में हनुमान, आमेर की शीला माता ल्यायो राजा मान, के लिए कहा भी जाता है। तो ध्यान रखना, सांगानेर में क्या किया, सांगा बाबा का मंदिर बनवाया, जयपुर में हनुमान जी का मंदिर बनवाया, और आमेर में क्या बनवाता है, शीला माता का मंदिर बनवाता है। ये 3 तो ध्यान रह जाएंगे। इसके बाद में वृंदावन में ये बनवाता है राधा कृष्ण जी का मंदिर। वृंदावन में क्या करता है, राधा कृष्ण जी का मंदिर बनवाता है। यानी मानसिंह का साहित्य देखते हैं। अगर मानसिंह का साहित्य देखें तो वो भी बहुत बड़ा है। या जहां पर भी जाता वहीं पर क्या है, मंदिर वगैरह बनवा कर आता। सबसे पहले हमने देखा तो इसने क्या किया, आमेर में शीला माता का मंदिर, आमेर में शीला माता का मंदिर बनवाता है। ये शीला माता है जो भी आप देख रहे हैं फोटो के अंदर, शीला माता का मंदिर बनवाता है। इसके बाद में जयपुर में हनुमान मंदिर, जयपुर में क्या बनवाता है, हनुमान मंदिर बनवाता है। सांगानेर में सांगा बाबा का हो गया। इसके बाद में देखिए वृंदावन में राधा कृष्ण जी का मंदिर बनवाता है, राधा कृष्ण जी का मंदिर वृंदावन में बनवाता है। अब देखिए जयपुर वाले गोविंद जी के 1 नंबर के भक्त थे, गोविंद जी को बहुत अच्छे तरीके से मानते थे, तो राधा कृष्ण जी का मंदिर बनवाना लाजमी बात है। वास्तविक राजा गोविंद देव जी को मानते थे, खुद कहते थे मिलके सामंत है हमारे राजा, तो कौन है, गोविंद देव जी। इसके बाद में और कहां पर मंदिर बनवाता है, एक ये बनवाता है आमेर का महल, आमेर दुर्ग भी कौन बनवाता है, मानसिंह। वह महल भी कौन बनवाता है,
मान सिंह बनवाता है। आमेर के महल बहुत ही ज्यादा सुंदर है देखने, यानी देखने की दृष्टि से अगर राजस्थान में कोई दुर्ग है भव्यता की दृष्टि से तो वो है आमेर के दुर्ग ही है। बाकी कोई मजबूती हो सकती है, लेकिन भव्यता की दृष्टि से देखें तो वो आमेर के ही दुर्ग है, आमेर के ही महल है। वो कौन बनवाता है? मान सिंह बनवाता है। इसके बाद में एक ये बनवाता है, ये हो गया आपका जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर ये मानसिंह की पत्नी कनकावती ने बनवाया था। मानसिंह की पत्नी थी और जगत सिंह की मम्मी थी कनकावती। कहते हैं कि बंगाल अभियान के अंदर जब ये था तो वहां पर इसके 3 पुत्र वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, जगत सिंह, दुर्जन सिंह और एक था हिम्मत सिंह। उस जगत सिंह सबसे बड़ा पुत्र था, उसी की याद में इसकी मम्मी कनकावती, जगत सिंह की मम्मी कनकावती क्या करती है? जगत शिरोमणि मंदिर बनवाती है जयपुर के अंदर। इसके अंदर जो मूर्ति है वो है मीरा मंदिर, यानी कि जो चित्तौड़गढ़ के अंदर मीरा का मंदिर था, जिस मूर्ति की पूजा मीरा करती थी वो कृष्ण भगवान की मूर्ति इस मंदिर के अंदर रखी हुई है। दरबारी कवि आते हैं पुंडरीक विठल, और पुंडरीक विठल के बाद एक आते हैं राव मुरारीदास, राय मुरारीदास। और एक नाम आता है जगन्नाथ का। ये 3 इसके मुख्य दरबारी थे, विद्वान थे। और पुंडरीक विठल की कुछ किताबें हैं, इन्होंने कुछ ग्रंथ की रचना की है, तो वो कौन कौन से है? रागमाला, राग मंजरी और राग चंद्रोजय। और इनकी किताब है दूनी प्रकाश। ये इनकी किताब है। पुंडरीक विठल की कौन कौन सी ग्रंथ है? रागमाला, राग मंजली और राग चंद्रोदय, दूनी प्रकाश की इनकी क्या है? किताब है। एक इनकी है ये नर्तक नृत्य भी इनकी बुक है, किसकी? पुंडरीक विठल की। फिर राय मुरारीदास ने लिखा था मान प्रकाश। राय मुरारीदास लिखते हैं मान प्रकाश। और फिर जगन्नाथ आ गए, तो जगन्नाथ ने लिखी थी मान सिंह कीर्ति मुक्तावली। जगन्नाथ ने क्या लिखी थी? मान सिंह कीर्ति मुक्तावली। ये था मान सिंह। बढ़िया से समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा मोटा मोटी रीडिंग मार दो। सबसे पहले क्या हुआ? मान सिंह राजा कब बना? 1590 में। कब तक रहा? 1614 तक। 2 मुगल बादशाहों की सेवा करता है, जहांगीर और अकबर और जहांगीर। अकबर और जहांगीर 2 मुगल बादशाहों की सेवा करता है। मुगलों की सबसे लंबी सेवा की थी। अकबर ने इसे उपाधि दी थी फरजंद की, और एक इसकी उपाधि थी मिर्जा की, यानी पहले मिर्जा मुगलों की उपाधि करते थे, और मुगल क्या है कोई खास आदमी होता उसको ये उपाधि देते थे। इसके बाद में सबसे पहले अकबर से काम मिला रतनगढ़ के अंदर, और रणथंभौर अभियान के अंदर भी गया था। वहां पर मिर्जा विद्रोह, गुजरात के अंदर मिर्जा विद्रोह में गया। 1581 के अंदर क्या करता है? काबुल का सूबेदार बनाया। 1581 से 87 तक काबुल में रहा। फिर बंगाल का सूबेदार, फिर बिहार का सूबेदार, और ये कुछ मंदिर बनवाए, और ये इसके दरबारी कवि हो गए। ये हो गया अपना मान सिंह। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण शासक है। मान सिंह को याद कर लेना बढ़िया तरीके से। और इसकी मृत्यु हो गई थी एरिचपुरा, महाराष्ट्र में। मृत्यु होती है एरियनपुरा, महाराष्ट्र में। एरियनपुरा महाराष्ट्र में क्या होती है? इसकी मृत्यु हो जाती है 1614 ईस्वी के अंदर। ठीक है, यानी लास्ट में जहांगीर से इसकी अनबन हो गई थी, और इसके बाद में जहांगीर ने इसे काम भेज दिया था, दक्षिण अभियान के अंदर भेज दिया था, और इसकी मृत्यु हो गई थी।
ये आपका मानसिंह हो गया। इसके बाद में एक शासक बनता है बाउसिंह। बाउसिंह की कोई बात नहीं है, बाउसिंह बस नाम याद रखना, बाउसिंह शासक बना। मानसिंह के बाद कौन आ गया? बाउसिंह। बाकी हल्दी घाटी वाली बात वो वहां पर पढ़ेंगे जब महाराणा प्रताप को पढ़ेंगे। इसके बाद में शासक कौन बनता है? बाउसिंह। बाउसिंह शासक कब बना? 1614 से 1621 तक कौन शासक बनता है? बाउसिंह। ये बाउसिंह कौन था? मानसिंह का ही पुत्र था। मानसिंह का पुत्र था। इसके बाद में इसके कोई संतान नहीं थी, तो इसके बाद में एक शासक बनता है जो हमने पढ़ा था, ये जगत सिंह, जो बंगाल अभियान के अंदर मृत्यु हो गई थी, उसका पुत्र था महासिंह। और महासिंह शासक नहीं बनता है, महासिंह के बाद में उसका पुत्र होता है, यानी मानसिंह का प्रपोता। इसके बाद में शासक बनता है जयसिंह। इसके बाद में शासक बनेगा जयसिंह। जयसिंह यानी कि ये था मानसिंह का प्रपोता। मानसिंह का प्रपोता यानी महासिंह, और महासिंह के पिता थे जगत सिंह। जगत सिंह के पिता हो गए मानसिंह। तो जो मिर्जा राजा जयसिंह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसे आगे पढ़ेंगे, बहुत सी बातें इसकी। तो ठीक है, थोड़ा शेयर कर देना, अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू, बाय।